बिज़नेस लॉ का पहली क्लास है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट कंपैरेटिवली थोड़ी सी पीछे जो अटैम्प्ट्स गुजरी हैं उनकी निस्बत अब ज़्यादा मेथोडिकल हो गया है, ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। सिलेबस को राइट साइज़ कर दिया गया है और उसके राइट साइज़ हो जाने की वजह से आप लोगों के लिए कुछ आसानी हो गई है। तो पहले ये दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक बनाया गया था, कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ को। अब मर्केंटाइल लॉ अलग हो गया, कंपनी लॉ अलग हो गया। तो ये वाली जो पर्टिकुलर क्लास है, जो 3 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी, ये मर्केंटाइल लॉ वाला पोर्शन जो पहली आपका लॉ की ग्रुप ए का सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने शुरू की है। लॉ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, लॉ की हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर लॉ पढ़ना कैसे है उसके ऊपर बात करेंगे, लॉ को तैयार कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो 1 बाय 1 इन चीज़ों के ऊपर हम शुरू करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट्स कहलाती हैं। कि आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वो आपका कोर सब्जेक्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग तो आनी ही चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले पढ़ाई उन्होंने, फिर FAR 1, फिर FAR 2, फिर AAFR ऊपर जाके फाइनल्स में, और फिर MSA एक पेपर पूरा अकाउंटिंग का मिला के 5 जगहों पर आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है। तो उनका ख्याल ये है कि आपको बड़ी तगड़ी किस्म की अकाउंटिंग आनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप अकाउंटेंट्स बनेंगे। फिर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, उसी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तसलसल उन्होंने मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस में डाला। फिर उन्होंने BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस का सब्जेक्ट डाला, जो कि एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अच्छा तगड़ा किस्म का उन्होंने बनाया कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि अकाउंटेंट को आनी चाहिए। टैक्स, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको टैक्स आता होगा। तो आपने एक स्टेज पे नीचे पढ़ा, फिर एक स्टेज पे ऊपर पढ़ना है। लॉ, ख़ास तौर पर बिजनेस लॉ, ये एक ऐसा लॉ है जो आप अपनी जनरल लाइफ में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जॉब करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के प्रैक्टिस करेगा, अपनी फार्म रन करेगा, किसी फार्म में जॉब इख्तियार करेगा, तो उसने ये जो बिज़नेस लॉ यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इसको शायद डे टू डे मैटर्स में इम्प्लीमेंट नहीं करना। कि नाम क्या आपका, हसन का अब्दुल्ला के साथ कोई लेन देन का झगड़ा था, तो उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं कोर्ट में प्रेजेंट होना कि जी मैं हसन के बिहाफ पे अब्दुल्ला पे केस कर देता हूँ, या अब्दुल्ला के बिहाफ पे मैं हसन के ऊपर केस कर देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये नहीं करना। ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई लोगों के जो डैमेजेस कैलकुलेट करके देने हैं कि आपने उससे केस किया हुआ था तो इतने डैमेजेस आपके बनते हैं। ये लॉयर्स का काम है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब बनने जाते हैं तो हमारा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कैरियर है वो सिर्फ अकाउंटेंट का कैरियर नहीं है, वो एक फंक्शनल मैनेजर का कैरियर नहीं है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अल्टीमेटली हमने कंपनीज के CEO बनना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स बनते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज के CFO बनते हैं। CFO बन जाते हैं, COO बन जाते हैं, फिर CEO भी बन जाते हैं। ये तीनों पोजीशंस ऐसी हैं कि ये अकाउंटिंग की पोजीशंस नहीं हैं। अकाउंटेंट तो बहुत नीचे रह जाते हैं, जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो बहुत नीचे रह जाते हैं। ये लोग बेसिकली कौन लोग होते हैं? ये बिजनेस मैनेजर्स होते हैं। ये मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस करते हैं। ये लोग कंपनियाँ चलाते हैं। ये लोग कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। तो जब आप एक कंपनी के कर्ता धर्ता होंगे, जब आपने उस कंपनी के बिहाफ पे सारे डिसीजंस आपने करने हैं, तो यू हैव टू हैव द बैकग्राउंड ऑफ एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए कि हमने इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्या स्टांस लेना है। आपने लॉयर्स के साथ डील करना है। आपकी कंपनी कुछ बेच रही होगी, कुछ खरीद रही होगी, आपने लोगों के साथ कुछ सौदे करने हैं, तो वो गवर्न कौन कर रहे होंगे? आप खुद कर रहे होंगे। आपने आगे वकीलों से मशवरे करने हैं, आपने उनको गाइड करना है। तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते फिर लोगों के पास। इसलिए उन्होंने आपको एक हिंट ऑफ एवरीथिंग देने के लिए बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया कि बिजनेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ABC है वो ज़रा यहाँ समझ लो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह वो ज़रा यहाँ पे समझ लो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ज़रा थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। आगे आपको लेके चलेंगे कंपनी लॉ में, कंपनी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कॉर्पोरेट लॉस फाइनल में जाके, ताकि आप एक लॉ में ज़रा अच्छा तगड़ा अपना एक ओपिनियन रख सकें जब कभी ज़रूरत पड़े। तो ये वाला सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा हेल्पिंग सब्जेक्ट है कि इसके बगैर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने करियर में कई जगहों पर वो लैकिंग हो सकता है अगर उसने ये ना पढ़ा हो, वो ब्लाइंड हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लिहाजा उसको ये यहाँ पढ़ाया जाता है। आईटी भी तो पढ़ाई जाती है ना आपको, आईटी भी तो आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आईटी के बगैर दुनिया ही नहीं है आजकल, लिहाजा आपको पढ़ाई जा रही है। आपको इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ाई जा रही है, हालांकि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा के ख़त्म कर देनी है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बगैर अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो दीज आर हेल्पिंग सब्जेक्ट्स, हम इसलिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बिजनेस लॉ है, हमने इसको पढ़ना कैसे है, दो चीज़ें हैं। एक, रोज़ाना जो हमारी क्लास होगी, क्लास में डिस्कशन होगी, उसमें हर चीज़ जो भी पढ़ी जाएगी उसके ऊपर एग्जांपल्स दी जाएंगी। एग्जांपल से आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी, समझने में मदद मिलेगी, कॉम्प्रीहेंड करने में मदद मिलेगी, समझ आप लेंगे। उसके बाद उसको करना है याद, और उसको लिखना है। लिखना आपने है, क्योंकि पेपर में लिख कर पास होना है आपने, तो लिखना आपने है। आपने वो प्रैक्टिस करनी है, वो मेहनत करनी है कि आप जो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस हुआ उस कॉन्सेप्ट को घर जाके पढ़ें, एक दफ़ा लिख के देखें, सवाल पढ़ें, सवाल का जवाब लिख के देखें। वरना तो आपको ऐसे लगता रहेगा ये चीज़ मुझे समझ आ गई, बस आती है, समझ आ गई है और मैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, या समझ आ गई है और मैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकता हूँ। ये दो चीज़ों में फ़र्क है। समझ आई होती है चीज़ की, लिखना नहीं आ रहा होता। हमने लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर कर के हमने इस सब्जेक्ट को तैयार करना है, ऐसे याद करना है। पढ़ेंगे कहाँ से? हम ICAP की किताब से पढ़ेंगे। याद कहाँ से करेंगे? दो चीज़ें हो सकती हैं याद करने के लिए। ICAP की किताब से याद कर लें, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं करना चाहते, अपने नोट्स बना लें, वो बहुत ही अच्छी बात है। ना ICAP की किताब से पढ़ना चाहते हैं, ना अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको हेल्पिंग बुक मिल जाएगी। हेल्पिंग बुक वो मैंने भी पूरे सारे चैप्टर्स को कंसाइज करके बनाई हुई है, और भी इधर उधर दोस्तों ने बनाई हुई हैं, कोई सी भी ली जा सकती है। लेकिन हेल्पिंग बुक की हमेशा एक डेफिशिएंसी रहेगी कि वो हेल्पिंग बुक है, वो आपके अपने बनाए हुए नोट्स नहीं हैं, वो किसी के बनाए हुए नोट्स हैं। वो मेरे हों या किसी ABC पर्सन के हों, वो हमारे बनाए हुए, मेरे बनाए हुए, आपके बनाए हुए नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं श्योर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने नोट्स खुद बनाएं। बुक आपके पास है, नोट्स खुद बना लें, कौन सी बड़ी बात है। PDF आपके पास है, इस PDF का वर्ड फॉर्मेट निकालें वहाँ से, इंटरनेट से, और वर्ड को कंसाइज करना शुरू कर दें अपने लिए, आपको समझ आ जाएगी। जो चीज़ इंसान ने खुद बनाई होती है ना, उसको पता होता है कि जब मैंने ये वाली लाइन को छोटा करके लिखा था तो मैंने कांट छांट क्या की थी, इसमें कौन सी चीज़ मुझे लगा था गैर ज़रूरी है। वरना फिर यही होता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ होती है जो आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे देती है, यदि वो ऐसे तो नहीं था, बुक में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ था। ICAP ने वैसे इस बुक को बनाने में ना बड़ी मेहनत की है। पहले ICAP की किताब इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हम लोग काफ़ी हेल्पिंग बुक्स पे रिलाई करते थे। अब ICAP ने ये किताब बनाई, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने दो चीज़ें की हैं। छोटी सी बात, उसके ऊपर फिर एग्जांपल्स, भरमार एग्जांपल्स की, हर चीज़ के ऊपर, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर 3-3, 4-4, 5-5 एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस जो ICAP पहले अपने पास पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है और जो यहाँ से रेलेवेंट हैं, उन्होंने उसको क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ICAP की बुक पढ़ने के लिहाज से बेहतरीन किताब है। अब इसके अलावा और किसी किताब की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप पढ़ना चाहें तो हेल्पिंग बुक्स का मैंने आपको बता दिया। वो जो मैंने आपके लिए बनाई है वो भी मैं 1-2 दिनों में अवेलेबल कर दूँगा आप लोगों को। बेहतर लेकिन यह है कि यहाँ से पढ़ें और इसको डाउनलोड करें ICAP की वेबसाइट से। उन्होंने मार्च में इसका एक नया वर्जन दिया है, थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस की होंगी, वैसे सिलेबस में तो चेंज नहीं आई, लॉ के सिलेबस में कोई भी। किताब देख के आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ी है, सिलेबस एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है। किताब में ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट एग्जाम्पल्स की वजह से, सिनेरियोज की वजह से। ठीक है, और बोलते नहीं कोई बात करने वाली। अच्छा, इसकी जो ग्रिड है, ग्रिड कह लो या कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनने हैं, वो इतनी वो है यानी तवील कि उसको डिस्कस करने का उस तरह से फ़ायदा ही नहीं है। हर टॉपिक में से सवाल आने, हर चैप्टर में से सवाल आने। वो पेपर भी इसी तरह का बनाते हैं कि वो छोटे 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 सवाल बना के हर टॉपिक को टेस्ट करते जाते हैं। वो ऐसा छोड़ते ही नहीं कोई बीच में कि बंदा कहे जी ये कर लो, ये छोड़ दो तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से लाजमी सवाल आना है, पार्टनरशिप में से लाजमी सवाल आना है, कॉन्ट्रैक्ट के में से सवाल आना है, ग्रिड किस दिन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कि अभी के लिए यही समझेंगे हमने सारा ही पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, किसी के ऊपर भी हमने चांस नहीं लेना। और MCQs आने हैं 15 नंबरों के, 15 MCQs, हर MCQ 1 नंबर का वो आना है। वो दोनों तरह से काम कर सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। 1 नंबर के MCQs के लिए हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए पढ़ने में और वो आपको समझने में और उसका जवाब बनाने में। 1 नंबर के लिए हो सकता है आपके 4-5 मिनट लग जाएं, इस लिहाज से ये बुरा है। कभी तुक्का लगाएं और वो लग जाए, इस लिहाज से वो अच्छा है। दोनों तरह से हो सकते हैं। इस दफ़ा का पेपर देखा है वैसे आपने? जिन लोगों ने क्लासें पढ़ी थी उन लोगों को देखना चाहिए था। आप तो होते थे क्लास में? अच्छा, इससे इधर नहीं होते थे। एक छोटा सा टॉपिक हम चैप्टर 1 में से करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 2 की तरफ मूव करेंगे। अभी इसमें जो चैप्टर 1 में पहली बात है ना, वो तो वो है जो हमने अभी डिस्कस की कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम क्यों लॉ पढ़ते हैं। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में छोटी सी बात करते हैं और आपसे इसके बारे में जानते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। आपके ख्याल में क्या है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ क्या चीज़ है? क्राइम से रिलेटेड। तो कोई ऐसे कवानीन भी बनाए जाते हैं जो क्राइम से रिलेटेड नहीं होते, सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। कौन से? मिसाल के तौर पर ट्रैफिक के रूल्स हैं। क्या ट्रैफिक में कोई क्राइम से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है? आप कहीं पर चोरी करते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं, वो आपके खिलाफ पर्चा करवाएंगे थाने में, आपको बंद करवाएंगे थाने में, आपके ऊपर पाकिस्तान पेनल कोड लगेगा जिसके तहत आपके ऊपर कोई ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई ताज़ीर लगाई जाएगी, आपके खिलाफ चलान पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट आपको जेल भेज देगा। ये क्रिमिनल लॉ है। डकैती करोगे यही होगा, गबन करोगे यही होगा, धोखा दोगे यही होगा, चीटिंग लोगों के साथ करोगे, प्रॉपर्टी स्टील करोगे, जो भी जराइम है, लिस्ट है पूरी। लेकिन अगर हसन का अब्दुल्ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुम्हें 10 तारीख को ट्रक चीनी का भिजवा दूंगा और ये 10 तारीख को चीनी का ट्रक नहीं भिजवाता बल्कि इनकार कर देता है कि जाओ नहीं है ट्रक मेरे पास, वो कहता तुमने वादा किया था, वो कहता वादा कोई कुरान हदीस थोड़ी होता है, वादा ही है, नहीं देता मैं। तुमने कौन सा मुझे कोई पैसे दिए हुए थे? वो कहता जी नहीं दिए हुए थे लेकिन देने तो थे ना, तुम्हारे साथ बात हुई थी। अब ये उसको चीनी का ट्रक नहीं पहुंचाया उसने, ये कोई जुर्म तो नहीं किया इसने। दिस इज़ नॉट अ क्राइम। अपना वादा पूरा नहीं किया, ये जुर्म नहीं है, अलबत्ता ये एक अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है। इसकी वजह से इसने जो चीनी का ट्रक नहीं पहुंचाया, यकीनन उस वजह से अब्दुल्ला का कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा। अब्दुल्ला ने वो चीनी आगे बेचनी होगी, अब्दुल्ला ने उस चीनी से मिठाई बना के बेचनी होगी, अब्दुल्ला ने उस चीनी से कोई खीर बनानी होगी कैटरिंग पे देने के लिए, उसका नुकसान हो गया वो वाला, वो नुकसान इससे ले सकता है। लेकिन इस ब्रीच की वजह से अब्दुल्ला को जेल में नहीं डाला जा सकता कि जी इसने चीनी का ट्रक नहीं पहुंचाया। ये सिविल लॉ है। सिविल लॉ रिलेट करता है लोगों के एक दूसरे के ऊपर जो हकूक़ होते हैं
या एक दूसरे के एक बंदे के एक्ट या ओमिशन की वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ तो क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी है या अदर देन क्रिमिनल है। अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी, अगर अदर देन क्रिमिनल है तो फिर आपके खिलाफ सिविल सूट होगा, सिविल जज जो होगा वो सुनेगा, सिविल लॉ होगा। एक आदमी आपके जैसे अभी लेन देन की बात हम कर रहे हैं, ये एक बात है। एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हसन की कंपनी में अब्दुल्ला एम्प्लॉयमेंट करते हैं, अब्दुल्ला की एम्प्लॉयमेंट है इस कंपनी में। अब्दुल्ला यहाँ पर पैसों का हेर फेर करते हैं। अब्दुल्ला बाहर से पैसे लेके आते हैं, जमा करवाते हैं कंपनी में, कस्टमर से पैसे पकड़ के ला के कंपनी में जमा कराते हैं। इन्होंने कलेक्शन की कुल 10 लाख रुपए की, जमा सिर्फ 6 लाख रुपए करवाए, बाकी 4 लाख का क्या जी नहीं मिले, वो कस्टमर नहीं देते, भाग गए। वो कहते हैं कर लो जो करना, नहीं देते। 4 लाख हैं इसके पास। इन्होंने इनसे तहकीक की पता चला कि अपने कस्टमर से तहकीक की पता चला कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ दोनों तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। अब इनके 2 रोल हो गए यहाँ पर, एक सिविल लॉ कि इन्होंने 4 लाख रुपया दबाया हुआ है कंपनी का, हसन की कंपनी का, जो कि इन्होंने देना है। दूसरा ये धोखाधड़ी कर रहे हैं तो फ्रॉड का केस इनके ऊपर चलेगा। 2 इकट्ठे हो गए, सिविल लॉ सूट भी इकट्ठा हो गया और क्रिमिनल सूट भी इनके ऊपर हो गया। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, सिविल और क्रिमिनल लॉ, लेकिन इकट्ठे भी हो सकते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं गाड़ी चलाता हूँ और मुझे वार्डन रोकता है, मेरे से लाइसेंस तलब करता है, मेरे पास लाइसेंस है ही नहीं। तो अदर देन लाइसेंस तो मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी उन्होंने सज़ा रखी हुई है जुर्माना, और अगर कॉन्टिन्यूड ऑफेंस में करूँ तो यकीनन कोई जेल की सज़ा भी होगी इसके लिए। ये तो एक बात होगी, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ बगैर लाइसेंस के, मैं गाड़ी चलाते चलाते किसी को टक्कर मार देता हूँ, तो जिसको मैं टक्कर मारता हूँ उसका नुकसान भी तो मैंने किया है। 2 जुर्म इकट्ठे हो गए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने की, सिविल प्रोसीडिंग चलेगी वो जो शरीफ आदमी का नुकसान किया उसकी। सो 2 किस्म के डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट करते हैं, सिविल और क्रिमिनल लॉज। सिविल एक पूरी अलग ब्रांच है, क्रिमिनल पूरी एक अलग ब्रांच है। आप लोगों ने डाउनलोड की है ये किताब, ये ICAP की वेबसाइट से कर लें। फिर है इंटरनेट, है ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं। सोशल बंडल है आपके पास, सोशल बंडल में व्हाट्सएप है सिर्फ, मैं व्हाट्सएप कर दूं आपको, डाउनलोड हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं खुल रही? खुलेगी यार, क्यों नहीं खुलेगी? ये कौन सा है K4? चली गई यहाँ से, आ गई। चलो, पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में दूसरा पेज है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में बात हो रही है इसके अंदर कि व्हाट डू वी मीन बाय सिविल और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के बारे में डेफिनेशन में वो कहते हैं कि इट सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स as between themselves. The person whose rights have been affected can claim a remedy from the wrongdoer. वही एग्जाम्पल दी गई, इसने चीनी का ट्रक नहीं भिजवाया, रॉन्ग डूअर हो गया ना, इससे क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस, इससे क्लेम कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज अ टॉर्ट, टॉर्ट कहते हैं रॉन्ग डूइंग, टॉर्ट कहते हैं जब आपके किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से किसी का नुकसान हो तो कहते हैं ये टॉर्ट कर दिया आपने, और टॉर्ट के डैमेजेस होते हैं, आपने डैमेजेस पे करने हैं। इट इज़ अ टॉर्ट बट इट इज़ नॉट अ क्राइम, अनएथिकल है, क्रिमिनल नहीं है।
Civil case might therefore be identified as Tanveer versus Khatri, where a case is brought to civil court by Tanveer, who is called the plaintiff, who is making a claim against Khatri. Khatri is defendant. हमारे केस में जो हमने एग्जांपल दी थी चीनी के ट्रक वाली, तो उसमें क्या उस केस का टाइटल होगा? अब्दुल्ला वर्सेस हसन होगा उसका टाइटल, कि अब्दुल्ला प्लेंटिफ है कि जी हसन रॉन्ग डूअर है, इसने चीनी का ट्रक भिजवाना था, नहीं भिजवाया, देखें इसने नुकसान किया मेरा। ही इज़ प्लेंटिफ। डिफेंड किसने करना है इस सूट को? हसन ने, कि जी वो तो मेरे सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल थे, मरियम नवाज़ की रैली जा रही थी, मैं क्या करता, उन्होंने चीनी की बोरियां छीन ली मुझसे, उन्होंने ट्रक भी छीन लिया, मैं क्या कर सकता था? 100 बातें कर सकता है, डिफेंड करना है ना इसने अपनी बात को। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यहाँ पर 2 बातें होती हैं। इट इज़ बेसिकली केस बिटवीन 2 पर्सन्स, पर्सन वर्सेस पर्सन। कंपनी वर्सेस कंपनी भी समटाइम होता है, कंपनी वर्सेस इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल वर्सेस कंपनी होता है, सिविल सूट्स होते हैं। ये कई दफ़ा ऐसा, ये सिविल सूट ना हम तकरीबन डेली लाइफ में ना हर दूसरे दिन देखते हैं। वो जी इसी तरह के सूट चल रहे होते हैं कि जी ये इन्होंने माल भिजवाया था, इन्होंने कहा था हम भेजेंगे 160 टन भेजेंगे, भेजा इन्होंने सिर्फ 100 टन है, 60 टन ऊपर नहीं आया, उसके पैसे मांग रहे हैं हमसे, पैसे ले बैठे हैं, पैसे वापस नहीं कर रहे, ये या जी इन्होंने चीज़ ख़राब भेजी थी। वो इस तरह के केस सिविल सूट होते हैं। अच्छा जी, क्रिमिनल लॉ इसके बरक्स क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद कंडक्ट दैट इज़ कंसिडर्ड सो अनडिजायरेबल दैट द स्टेट पनिशेस द पर्सन्स हु ट्रांसग्रेस, जो उसको करते हैं, उस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं, नॉन कंप्लायंस के रास्ते को, उनके खिलाफ स्टेट जुर्म के तौर पर स्टेट उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है कि उनका एक्ट इतना अनडिज़ायरेबल है चोरी, डकैती, अगवा, बत्ताखोरी, स्टेट क्राइम्स इतने अनडिज़ायरेबल हैं कि इनके खिलाफ स्टेट मुकदमा करती है। लीगल एक्शन में बी ब्रॉट बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स हु आर एक्यूज्ड of being breach of criminal law. It is responsibility of the state to bring these legal actions in criminal trials. Criminal case might therefore be identified as state versus Khatri, where state is the plaintiff और खतरी जो है वो एक्यूज्ड है। यहाँ पर क्या है, स्टेट, हमारे यहाँ स्टेट वर्सेस खतरी की बजाय ना फेडरेशन वर्सेस खतरी लिखा जाता है, फेडरेशन या स्टेट, कि जी इसके खिलाफ कौन मुद्दई कौन है? स्टेट मुद्दई है। चोरी, डकैती, गबन, इस सारे केसेस में ना ये जो मुद्दई बनता है ना, मुद्दई प्लेंटिफ मुद्दई को कहते हैं, वो स्टेट खुद बनती है। इसीलिए देखें ना कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं, बड़े हाईलाइट हुए हुए हैं, आपके मीडिया पर भी बड़े हाईलाइट हुए हुए हैं, कि उनमें जो एक्चुअली जिन पार्टी को नुकसान हुआ था वो पार्टी अपने से ने केस वापस ले लिया, वो हट गए अपने मौक़िफ़ से, लेकिन स्टेट आगे बढ़ी कि नहीं, ये स्टेट का भी काम था। जैसे कत्ल के केसों में नॉर्मली ये होता है कि जी वो जो है ना कत्ल का केस कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है वो वाला जुर्म जिसको माफ़ किया जा सके, तो कत्ल का जुर्म माफ़ किया जा सकता है वर्षा की तरफ से, लेकिन कुछ केसेस में स्टेट आगे आ जाती है कि नहीं भाई ये क्यों माफ़ कर रहे हैं, आप करते हैं माफ़, हम नहीं करेंगे। बीइंग स्टेट हम इस एक्ट को इतना अनडिज़ायरेबल समझते हैं कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम कोर्ट से कहेंगे कि इसको सज़ा दी जाए। रिसेंट एग्जांपल में वो उस्मान मिर्ज़ा केस है एक चल रहा इस्लामाबाद वाला, उसमें उनको सज़ा हुई है, उसमें भी मुद्दई जो थे वो तकरीबन हट गए थे पीछे, लेकिन स्टेट आगे रहा। एक वो जतोई का केस चल रहा है, उसमें है ऐसे। सिविल लॉ का पर्पज़ क्या है? सिविल लॉ का पर्पज़ है कि इंजर्ड पार्टी को रिलीफ दे दिया जाए। इंजर्ड पार्टी जिसका नुकसान हुआ उसका कोई नुकसान पूरा कर दिया जाए। हसन ने चीनी का ट्रक पहुंचाना था, नहीं पहुंचाया, अब्दुल्ला का नुकसान हो गया, चले नुकसान पूरा करवा देते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा उसका आगे जाके हमने पढ़ना है। अब्दुल्ला कहेगा जी देखें इन्होंने चीनी का ट्रक मुझे देना था, वो मुझे पड़ता है 1 लाख रुपए में, मुझे मार्केट से 1.25 लाख रुपए का लेना पड़ा, 25,000 का नुकसान हुआ, वो ये दे देगा। अगर अब्दुल्ला कहता है कि नहीं मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया है, 1 लाख रुपए का ट्रक ना आने की वजह से, वो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो डैमेजेस देना चाहते हैं ना, हम कोई आपके विशेष तो फुलफिल नहीं करना चाहते। क्रिमिनल लॉ का पर्पज़ क्या है कि रेगुलेट करना सोसाइटी को बाय थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट का थ्रेट हो
पता हो कि जी क्राइम करेंगे तो जेल हो सकती है, सोसाइटी रेगुलेट हो सकती है। कैसे सोसाइटी रेगुलेट होती है वैसे, ऐसे कैसे होती है? हमारे यहाँ सज़ा दिलवाना किसी मुजरम को बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इस काबिल नहीं होती नॉर्मली कि वो सज़ा दिलवा सकें। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है जो लंदन बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दिलवाई जा सकी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और ही सिलसिला फिर चलता है। आप अक्सर देखते हैं पुलिस मुकाबले हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, लोग पुलिस मुकाबला कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते। और पता कि सज़ा तो दिलवा नहीं सकते, सही इसने होना नहीं है। अच्छा जी, पर्पज़ उसका सज़ा का जो देखे ना, थ्रेट, हार्म कॉज्ड क्या होता है? क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉज। सिविल लॉ में वो कहते हैं जी मेरा नुकसान हुआ है इसलिए इसको सज़ा दी जाए। स्टेट प्रोसिक्यूट्स द अक्यूज्ड वेदर और नॉट हार्म वाज कॉज्ड। कोई आपके घर में चोरी की नीयत से दाखिल हो गया, उसने चोरी नहीं की, दाखिल हुआ चोरी की नीयत से, आपने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको थाने भेज दिया, आप क्या उसके खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता? या क्या जी इसने कौन सा चोरी कर ली, नीयत तो थी ना उसकी चोरी करने की। हार्म कॉज होना ज़रूरी नहीं है क्रिमिनल ऑफेंस में, नीयत में हो जाना या उसकी सब्सटेंशिएशन हो जाना भी काफ़ी है। बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, इसमें ना बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात बड़ी टेक्निकल है। सिविल सूट में ना बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो क्लेमेंट के ऊपर होता है, लेकिन क्लेमेंट ने 100% श्योरिटी के साथ नहीं साबित करना होता, उसने बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर साबित करनी होती है बात। जबकि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें बियॉन्ड डाउट आपने ये चीज़ साबित करनी होती है कि ये ऐसे ही हुआ था। इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अब्दुल्ला ने हसन से डैमेजेस लेने हैं क्योंकि हसन ने जो चीनी का ट्रक उसको पहुंचाना था वो नहीं पहुंचाया। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब अब्दुल्ला इससे डैमेजेस ले सकता है, ये कहेगा जनाब उस दिन तो रास्ते बंद थे, वो नून लीग की रैली जा रही थी, वो कहेगा जनाब दूसरे रास्ते भी तो खुले थे, वो कहेगा जनाब कोई रास्ते खुले नहीं थे, मैं अगर ट्रक लेके निकलता तो हो सकता है मेरा नुकसान हो जाता। ये तो हो सकता था ना, हुआ तो नहीं ना, आपने तो उसके ऊपर पहले ही अपना ज़हन बना लिया। तो ये आपने जानबूझकर नहीं किया। अब हसन जो है इसके ऊपर जितना मर्जी सफाई देते रहें, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ये कहता है कि हसन ने कोशिश ही नहीं की। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ मोटा मोटा देखा तो कहा जा सकता है कि हसन ने कोशिश ही नहीं की चीनी का ट्रक पहुंचाने की, कोशिश करता तो शायद पहुंचा देता, डैमेजेस अवॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स एक बंदा है जो कत्ल करता है किसी दूसरे का, उसके खिलाफ आपने उसको कत्ल की सज़ा दिलवानी है, उसको फांसी दिलवानी है आपने, या उम्र कैद दिलवानी है, तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना होगा कि कत्ल इसी ने किया है। आप उसका लाख चीज़ें शो कर दें, ये मौका वारदात पे मौजूद था, इसके पास कत्ल करने की वजह भी थी, इसके पास मोटिव भी था, और कुछ चीज़ें और भी सब्सटेंशिएट होती हैं कि जिससे लगता है कत्ल इसी ने किया होगा। अदालत को ये नहीं चाहिए, अदालत को चाहिए कि नहीं किया होगा, नहीं इसने किया है। आप ये साबित करें कि कत्ल इसी ने किया है। आप सही कह रहे हैं, ये मौका वारदात पे मौजूद था, आप सही कह रहे हैं, इसके पास मोटिव भी था कत्ल करने का, आप सही कह रहे हैं, खून के छींटे भी इसके कपड़ों पे मिले हैं, लेकिन ये कैसे साबित आप कर रहे हैं कि इसने ही कत्ल किया? और भी तो कोई वजह हो सकती है। जब तक आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये बात क्लियर नहीं कर देंगे ना कि इसी ने कत्ल किया है, तब तक उसको कत्ल की सज़ा नहीं होगी। ये सिविल और क्रिमिनल लॉ की एक बेसिक डिफरेंस है। आपको आला कत्ल बरामद करना पड़ेगा, आला कत्ल के ऊपर इसके उंगलियों के निशान बरामद करने पड़ेंगे, उस उंगलियों के निशान को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि ये उसी वक्त बने थे जब कत्ल हुआ था। आपको उसके कोई और उस वक्त के मुताबिक कोई एविडेंसेस निकालने पड़ेंगे, पूरा साबित करेंगे फिर होगा। इसीलिए आप बहुत कम देखते हैं कि किसी पर्सन को
इस तरह की सज़ा हो जाए। किसी के खिलाफ गवाहियाँ मिल जाएं तो और बात होती है, वरना वो बंदा जो है वो आप पैसे साबित नहीं कर सकते उसको कि उसने कत्ल किया है या उसने चोरी की है। चोरी के लिए भी क्या होता है जी, माल आपके पास से बरामद हुआ इसलिए आप चोर हैं। भाई मेरे पास से माल बरामद हो गया तो मैं चोर कैसे हुआ? अब मुझे तो अब्दुल्ला ने दिया था, या वो मेरे घर में फेंक के भाग गया था चोर। मेरे हमसायों के घर चोरी होती है, चोर के पीछे लोग लग जाते हैं, वो सामान मेरे घर में फेंक के भाग जाते हैं, तो सामान तो मेरे से बरामद हुआ है ना, तो क्या मैं चोर हूँ? कैसे साबित करोगे? या तो बताओ मेरा खुरा बताओ, मेरे पैर वहाँ लगे हुए थे, मेरे फिंगरप्रिंट बताओ कहीं पर वहाँ लगे हुए थे, कोई बंदे लेके आओ दो जो कहें कि हमने इसको चोरी करते हुए देखा, फिर है, वरना सामान आपका मिला है। मेयर प्रेजेंस ऑफ सामान तो एविडेंस नहीं है। तो सिविल और क्रिमिनल लॉ में ये फ़र्क है कि सिविल सूट में आपने एक बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बुनियाद पर यह साबित करना होता है कि इसने मेरा नुकसान किया है, जबकि क्रिमिनल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपने ना वो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में ना वो प्रोवर्ब बोली जाती है कि बेगुनाह को सज़ा नहीं देनी चाहे उसके लिए 100 गुनाहगारों को छोड़ना पड़ जाए। मतलब जस्टिस सिस्टम जो है ना, उसकी एक सेइंग है कि बेगुनाह को सज़ा नहीं देनी चाहे 100 गुनाहगार आपको छोड़ने पड़ जाए। तो वो एक तरीकाकार है। तो अक्सर गुनाहगार इसी चक्कर में छूट जाते हैं कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले। हमारे ना एक ये वाक़या अक्सर मुझे याद आ रहता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के ऊपर। एक पटवारी साहब थे, वो जानने वाले थे कुछ, तो वो एक दफ़ा बैठे किसी गाड़ी की वो रिपेयर करवा रहे थे। मैं भी गाड़ी की रिपेयर के लिए गया था। पूछा पटवारी साहब आप अमीर आदमी हैं, आप अच्छी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, आप क्यों गाड़ियाँ रिपेयर करवाते फिरते हैं? कहते हैं गाड़ी तो बस आ रही है, मैं सोच रहा हूँ मैंने गाड़ी किससे लेनी है। हैरान हो, किससे लेनी है इसे मुराद, किससे लेनी है? कहते हैं 2 पार्टियाँ हैं, दोनों मुझे गाड़ी देना चाह रहे हैं, जो मैं मांगूंगा वही देंगे, लेकिन अब मैं फ़ैसला करना है मैंने कि मैंने किससे लेनी है। मैं बस अभी फ़ैसला नहीं कर पा रहा। मैं कहा अच्छा कुछ ज़रा तफसील बताएं। कहते फिर बाद में सही कभी। अच्छा, उन्होंने मुझे उस वक्त नहीं तफसील बताई, बाद में ना वो मुझे पता चला कि हो क्या रहा था। 2 लोग थे, 2 पार्टियाँ थी जिनकी ज़मीनें आपस में साथ साथ लगती थी। जो ज़रूरी ज़मीनें होती हैं ना, उनमें दरमियान में कोई लंबी चौड़ी वो नहीं होती, सड़कें वो बन्नी होती है छोटी सी एक, कि जी इस बन्नी के इधर वाली साइड की ज़मीन मिस्टर ए की है, इधर वाली मिस्टर बी की है। तो वो एक पार्टी, उनका आपस में कोई झगड़ा भी था, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की ज़मीन में घुस के उनके ऊपर फायरिंग कर दी, उनका बंदा मार दिया। अब जो किसी के घर जाके बंदा मारेगा उसके ऊपर तो लाजमी बात है फांसी लगेगी, लेकिन अगर वो ये कहते कि मैं इसके घर नहीं गया था, ये मेरे ऊपर हमलावर हुआ था तो मैंने डिफेंस में इसको मारा है, तो फिर जाहिर है वो बच जाएगा, साफ बच जाएगा। अब एक बन्नी जो है ना, वो कत्ल का फैसला करवाती कि क्या ये कत्ल जो है वो फांसी का मौजूब बनेगा बंदे की या उसको डिफेंस में माना जाएगा। अगर ये साबित हो जाए कि ये उधर गया था जाके गोली मारी थी, फिर ये फांसी लगेगा। अगर ये अपनी ज़मीन में बैठ के कहता जी वो इधर आया था, पटवारी के ज़िम्मे ये लगा हुआ था अदालत की तरफ से तयन करके बताएं कि जाए वारदात एक्चुअली किसकी है ज़मीन, आप तयन करके बताएं कि किसकी है। अब पटवारी से ज़्यादा नक्शों को कौन समझता है, उसने थोड़ी सी लाइन ही टेढ़ी करनी थी। तो वो कहता जी मुझे मारने वाले भी गाड़ी दे रहे हैं, जिनका बंदा मारा है वो भी गाड़ी दे रहे हैं, तो मैंने फैसला करना है मैंने किसी से लेनी है, किससे लेनी है, नहीं लेनी है। बिकॉज जहाँ मैं कह दूंगा कि नहीं जी हाँ ये एक्चुअली जहाँ पर कत्ल हुआ है ना, ये तो जो कातिल है उसकी ज़मीन है, तो बेसिकली वो बंदा इसकी ज़मीन में घुसा हुआ था, डिफेंस में आ गया, साफ निकल गया। या मैं ये कह दूं कि नहीं ये ज़मीन तो मकतूल की है जी, तो बेसिकली कातिल उसकी ज़मीन में गया, वहाँ जाके मार के आया उसको, तो फांसी लग गया। फ़र्क देख रहे सिर्फ एक लाइन से। तो ऐसे साबित करना पड़ता है आपको क्रिमिनल केसेस में कि केस कैसे हुआ था, किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो वहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हर चीज़ सब्सटेंशिएट करनी पड़ती। अच्छा जी, रेमेडी, सिविल सूट में रेमेडी क्या होती है? सिविल कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट टू पे डैमेजेस और इट माइट ऑर्डर सम अदर रेमेडी सच एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। ये आगे जाके हम ऐसे पढ़ेंगे। डैमेजेस क्या होते हैं? जैसे अभी बताया कि जी आपने चीनी का ट्रक नहीं भिजवाया, मुझे मार्केट से 1.25 लाख का मिला, आपने लाख का देना था,
25,000 रुपये के डैमेजेस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, वो कहता नहीं मुझे तो चीनी मार्केट से मिल ही नहीं रही, मुझे तो हसन से चीनी का ट्रक ही चाहिए, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। इंजंक्शन क्या है, हसन मेरी चीनी जो है जिसने मेरे से प्रॉमिस की थी वो मेरे कंपटीटर को बेच रहे, इसको कहें रुके, इस काम से रोक दिया जाए, स्टे दे दिया जाए, उसको कहते हैं इंजंक्शन। जबकि क्रिमिनल कोर्ट में सेंटेंस द डिफेंडेंट टू फाइन और इट माइट इम्पोज सम अदर फाइन सच एज इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंसेस। क्रिमिनल केसेस में ये भी हो सकता है, सज़ा भी दी जा सकती है। अब सिविल लॉ की और क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल्स आपने पढ़नी है और एप्लीकेशन ऑफ दिस टू बिजनेस ये भी आपने पढ़नी है। कल हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। आज की जो बातचीत हुई इसमें कोई डिस्कशन वाली बात आपकी है तो मुझे बताइए, हम कल इसको थोड़ा डिस्कस करके देन वी विल मूव ऑन टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2। क्रिमिनल लॉ में ज़रूरी नहीं होता कि साबित ही करना है। बेसिकली क्या है, आपके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है तो केस तो आपके ऊपर बन जाता है। अब आपने नहीं साबित करना है कि आप इनोसेंट हैं, प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है कि आप गिल्टी हैं और उसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना है कि आप गिल्टी हैं। आप कहेंगे जी सामान मेरे घर से बरामद हुआ, मुझे नहीं पता, वो तो चोर कोई जो भी होगा वो जाते जाते फेंक गया। हम क्या कर सकते हैं सिलसिले में? सिविल लॉ में तो ये नहीं कि उसका सामान आपके पास से बरामद हुआ उसको वापस कर दें, बस। आपका और क्या कसूर है उसमें? आपका अपना घर है, उसका अपना घर है। आपकी इस बात से ना मुझे बड़ी पुरानी एक बात याद आ गई, कोई पुरानी है 88, 89, 90, थोड़ी मैं यंग एज की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की मुझे याद है। हमारा घर था तो हमारे घर के पीछे ना एक और घर था, उस घर के अंदर बेरी का दरख्त लगा हुआ था। उनके घर में बेरी का दरख्त था, उसके बेर बड़े मज़ेदार थे, वो कोई अच्छी कोई कंडीशन के थे। वो बाई चांस उनकी जो बेरी थी ना वो सारी की सारी दरख्त इस तरह से था बना हुआ कि वो उसकी बेरी की जितने टहनियाँ, जितनी शाखें, जितना उसका फल था वो सारा हमारी छत पे पड़ा रहता था। मतलब हमारी छत पे आ जाता था ऐसे करके। वो काटते कूटते उसकी डायरेक्शन सीधी करने की कोशिश करते थे, लेकिन दरख्त बड़ा था, वो सारा इस तरफ को आ जाता था। फिर तो हम तो कभी कभार अपनी छत पे जाते थे, तो हमारी तो क्योंकि छत पे पड़ा था तो हम तो एंजॉय करते थे जितना हम कर सकते थे। एक दफ़ा रात को, सर्दियों में रात को हमारी छत पे कोई आवाज़ आई कि कोई जो है ना धम 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 कोई फिर रहा है। तो सोचा कि पता नहीं क्या है, घर में अब्बू थे, चाचू थे, उन्होंने ऊपर जाके देखा तो एक बंदे ने बेर तोड़ तोड़ के गट्टू भरा हुआ है, काफ़ी आधा सारा किया हुआ है। इन्होंने उनको आवाज़ दी कि हाँ भाई कौन। वो घबरा गया, घबरा के वो गट्टू लेके भागने लगा तो गट्टू उसके हाथ से छूटा और वो हमारे सेन में गिर गया और वो छत से छलांग लगा के कहीं निकल गया। थोड़ा शोर शराबा हुआ, हम साहिब इकट्ठे हो गए। अब वो आगे कि जी क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो अब मेरे बुज़ुर्ग जो हैं, बड़े जो हैं, उनको बता रहे हैं कि एक चोर था और वो इस तरह से करके ना बेर चोरी कर रहा था, तो वो भाग गए। वो माने नहीं इस बात को, वो कहे जी आप चोरी कर रहे थे, आपके घर से बेरों का पूरा गट्टू निकला है, आपके घर में पड़ा है। अगर चोरी था तो वो साथ क्यों नहीं ले गया, या वो भागा ही था तो वो हमारे घर में क्यों नहीं गिर गया, आपके घर में क्यों गिरा। यानी इस तरह की सिचुएशन बन गई वहाँ पे। हमने बड़ा उनको समझाने की कोशिश की, वो कहे नहीं जी हमने तो पर्चा देना है। चलो पर्चा दे दें फिर सुबह। वो खैर गांव था, गांव में कोई अपनी जो है ना वो अगले दिन कोई होती है जो, उसमें जाके ये बात हो गई, उनको डांटा डपटा के इंसान बनो। वो मेरे 3 चाचू हैं, उस वक्त तीनों घर पे होते थे, काम शाम कोई नहीं था, फ्री होते थे। तीनों ने कुल्हाड़े पकड़े अगले दिन और वो एक एक करके उन्होंने उस दरख्त का सत्यानाश कर दिया। एक टाना नहीं छोड़ा उसका, एक जो इस तरफ को भी आता था। अब वो कहें जी आप हमारा दरख्त काट रहे हैं, ये आप हमारे खिलाफ जो है ना एक ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जी हमारी छत पे है, अपना दरख्त अपनी छत पे ले जाओ उठा के। हम बेरी में कांटे भी होते हैं, कौन लेके जाए। तो खैर फिर वो काट दिया हमने। ये वाकया जो है मुझे याद आया कि चोरी का सामान जहाँ से बरामद हो, नॉर्मली उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो चोर हो। आपका मोबाइल किसी ने चुरा लिया, जाके हाल लोड पर दुकान पे बेच दिया,
आपने ट्रेस कर लिया, तो वो दुकानदार जो है वो तो चोर नहीं हो गया। हाँ, अगर उसको भी पता था ख़रीदते वक्त कि ये चोरी का माल है, फिर वो शामिल जुर्म हो गया। हाँ जी, ओके, पढ़ लोगे फिर इसको, याद कर लोगे। ये बारहा दफ़ा आया हुआ सवाल है पेपर में कि सिविल और क्रिमिनल लॉ का फ़र्क बताएं, एग्जाम्पल से वाज़े करें। ठीक है, अटेंडेंस कंप्लीट कर दीजिए और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ये बुक जो है आई कैप वाली, मैं वो कहता हूँ उनसे कुछ पब्लिश कर देते हैं कुछ किताबें, वो फिर ले लीजिएगा। आप खुद प्रिंट करवाएंगे तो ये थोड़ी महंगी पड़ेगी, वो जो कॉपियर जिनके बड़े कॉपियर हैं ना उनसे थोड़ी हल्के कागज़ में